हाँ, सो चैप्टर 2 के इंटेक्स्ट क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं। ओके, द फर्स्ट इंटेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इसमें। हाँ ठीक है, ओके सही सही। हाँ चलो, तो इंटेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। पहला बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सोचो क्या है कि तुम्हें 3 चीज़ें गिवन है। ओके, फर्स्ट इंटेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, हमारा चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट्स बहुत अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया है, बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है। कंसेप्ट पहले डिस्कस किए, फिर सारी एक्टिविटीज़ डिस्कस की, फिर उसी के रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे ये बुक में पर्टिकुलरली वो भी हमने डिस्कस कर लिए, जो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा है बट हमारे नॉलेज के लिए ज़रूरी है 10th के लिए। तो एग्ज़ाम में आए ना आए लेकिन हमें नॉलेज होना चाहिए, और एग्ज़ाम में आने के चांसेस भी है, ऐसा नहीं कि 0% चांस। नाउ इंटेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, तो वही सारे कंसेप्ट्स है, कुछ नया नहीं आएगा। अब तो हमने पूरा कवर कर लिया है, तो इंटेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन हमारे उसी से हो जाएंगे। अब कंसेप्ट कोई नया बाकी है नहीं, जो हमें पता है उसी के बेस पे सॉल्व करना है। इट्स लाइक अ टेस्ट कि हमने प्रिपरेशन कर ली है एंड नाउ वी हैव टू गिव द टेस्ट। तो देखो, पहला ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? यू हैव बीन प्रोवाइडेड 3 टेस्ट ट्यूब्स, मतलब 3 टेस्ट ट्यूब गिवन है। इसमें एक में वाटर है, एक में एसिड है और एक में बेस है, और तुम्हें रेड लिटमस पेपर दिया है, लेकिन तुम्हें नहीं बताया है कि किस में एसिड है, किस में वाटर है और किस में बेस है। अब तुम्हें पता करना है कि किस में क्या है। कैसे करोगे? सिर्फ एक ही इंडिकेटर तुम्हें गिवन है, कौन सा? रेड लिटमस पेपर। ब्लू भी नहीं गिवन है, लिटमस पेपर, और वो भी सिर्फ एक रेड वाला। तो कैसे पता करेंगे? एनी गेस? ट्राई करो। हाँ, कैसे डिप कर रहे हैं? चलो, तो मान लेते हैं हम कि मेरे पास ये है से एसिड, ये है से बेस और ये है से वाटर। मैं चलो कहाँ डिप करूँ तुम बताओ? एसिड में करेंगे तो ब्लू लिटमस पेपर रेड करेगा, लेकिन ये तो रेड है तो कोई इफेक्ट मिलेगी नहीं। तो अब बस यही है, एक रेड लिटमस पेपर ही है। पता कैसे चलेगा कि ये एसिड है? ये तो तुमने बोल दिया यहाँ करो, लेकिन अभी ये गिवन ही नहीं है। ये तो पता करना है कि कौन से में एसिड है, कौन से में बेस है और किस में वाटर। पी के टेस्ट नहीं करना है। ओके चलो बताओ। अगर चेंज नहीं हुआ तो एसिड। अच्छा, पहले कोई अननोन में डाल दिया और चेंज नहीं हुआ तो वो एसिड है। वाटर भी तो हो सकता है। वाटर भी हो सकता है ना। तो अब क्या करें? कोई दूसरे में डाल रहे हैं। चलो, यहाँ डाला, चेंज नहीं हुआ तो ये एसिड होगा या तो वाटर होगा। चलो दूसरे कहीं में डाल दिया, यहाँ डाल दिया, फिर अब कौन सी? रेड से ब्लू में। रेड से ब्लू में हो जा रहा है, मतलब ये बेस है, लेकिन नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। हाँ, फिर वापस एसिड और वाटर हो गया। तो अगर ये भी नहीं हुआ तो ये तो बेस है, मतलब पक्का पता चल गया तुम्हें कि बेस है। चलो हम मान लेते हैं यहाँ भी पता नहीं चला और यहाँ पता चल गया कि ये क्या है? बेस है। ऐसा मान लिया ये बेस है। ओके, दिस इज बेस। अब इसमें से कौन सा एसिड और कौन सा? कौन सा ब्लू? ब्लू नहीं है अपने पास। हाँ हाँ, तो मतलब जो ब्लू होगा उसे दूसरे वाटर या एसिड में डालेंगे तो करेक्ट, सही है कि हम एक ही लिटमस पेपर को दूसरी बार यूज कर सकते हैं। दूसरा नहीं है अपने पास, लेकिन अब जो ब्लू कलर हो गया है, रेड लिटमस को ब्लू कर दिया किसने? बेस ने। अब मेरे पास ब्लू है तो अब मैं ब्लू यहाँ डालूंगा, चेंज नहीं हुआ तो ये वाटर है, और चेंज हो गया तो वो एसिड है। दैट्स इट। तो चेंज नहीं हुआ, चेंज एक ही में पता चल जाएगा कि चेंज नहीं हुआ तो ये वाटर है और ये एसिड है, और चेंज हो गया तो ये एसिड है और ये वाटर है। खत्म। समझ में आया? तो एक ही लिटमस पेपर को हम फिर से हमें वो यूज करना। दैट्स इट। यही था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। ये आंसर हमें जिस तरह से लिखना हो उस तरह से, लेकिन वैसे ही रैंडमली ही करना है। किसी में भी डालो, सपोज पहले में ही हमने डाला और वो रेड का ब्लू हो गया, दैट मींस दिस इज बेस। खत्म। पहले, अभी तो लास्ट में हुआ था, अभी पहले में ही हो गया तो ये बेस पता चल गया।
अब इसको साइड में रखो, अब ये एसिड और वाटर है, तो फिर से क्या करेंगे, ये जो ब्लू वाला है यहाँ डाला, चेंज नहीं हुआ, ब्लू का ब्लू ही रहा, मतलब क्या है, वाटर। लेकिन जहाँ डालने से ब्लू का रेड हो जा रहा है वो क्या है, सिंपल। ओके, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसीलिए बुक में गिवन भी है। आज तो इसके पापा को कॉल करना ही पड़ेगा। हाँ चलो, तो यही है आंसर, तुम जिस तरह से लिखो, लेकिन आंसर दिया, दैट इज इम्पोर्टेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, बस ये खत्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, यहाँ पे कुछ नहीं है। चलो, ये वाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस, सोर मतलब खट्टे सब्सटेंसेस, नॉट टू बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। क्या है इसका आंसर? कर्ड क्या है? कर्ड में एसिड होता है, कौन सा? लैक्टिक एसिड, यस करेक्ट, एसिड होता है, और मेटल है, तो क्या एसिड और मेटल, हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट, तो प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, क्या रिएक्ट, हाँ तो कोई बात नहीं, उसमें क्या है, रिएक्ट करेगा, थोड़ा बहुत सॉल्ट बना देगा, तो उससे क्या, क्यों नहीं स्टोर क्यों नहीं करता? दैट सॉल्ट इज पॉइजनस, इसीलिए नहीं करते। याद आया, वो पॉइजन का भी नहीं बताया था, वो पोटेशियम साइनाइड का भी आया था, तो वो भी बताया था, वो भी सॉल्ट है, सॉल्ट बनेगा, उससे प्रॉब्लम नहीं है, बट वो सॉल्ट क्या है, पॉइजनस है, वो सॉल्ट क्या है, पॉइजनस है हमारे लिए, मतलब ह्यूमंस के लिए, इसीलिए उसमें स्टोर नहीं करते। अंडरस्टूड? ओके, जो भी सॉल्ट करेक्ट है, एसिड प्लस से मेटल, तो वो तो तुम पीसी में भी करो, एल्यूमिनियम में स्टोर करोगे तो एल्यूमिनियम भी तो मेटल ही है, वहां पर भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होंगे। एल्यूमिनियम भी मेटल है ना, जो हमारी वो तपेली होती है वो एल्यूमिनियम की होती है या स्टील की होती है, मान लेते हैं कि एल्यूमिनियम की सस्ती वाली है। ओके, तो उसको उसमें हम अगर स्टोर कर रहे हैं, तो एल्यूमिनियम में तो हम दूध उसी में गर्म करते हैं, उसी में स्टोर रखते हैं, फ्रिज में भी उसी में रखते हैं। ओके, उसमें कर सकते हैं, उसमें भी सॉल्ट प्रोड्यूस होंगे, उसमें भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, बट दैट सॉल्ट इज नॉट हैजार्डियस टू आवर हेल्थ, इट इज नॉट पॉइजनस। देन वही है रीजन, कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस आर एसिडिक इन नेचर which react with the brass and copper vessel and form toxic substances, poisonous लिख दो या toxic लिख दो, which are harmful to the human body, therefore it should not be stored. Okay, which gas is usually liberated when acid react with a metal? Hydrogen gas. Good. Illustrate with an example. Example दे के बताओ, बता देंगे हम, कोई भी example ले लो. How will you test the presence of this gas? पॉपअप साउंड, सिंपल, ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे जिंक लिया है, तो जिंक प्लस HCl ZnCl2 H2, तो पॉपअप साउंड आ जाएगा। ओके, ये रहा, कहाँ लिखा है ये रहा, पॉपिंग साउंड। ओके, नेक्स्ट, अ मेटल कंपाउंड ए, हाँ ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ तुम्हें अब देखना मत है, ये जाएगा ही नहीं, ये तुम्हें दिखाई देगा। ओके ठीक है, चलो। तो अ मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। भाई कोई कंपाउंड ए है, देखो जैसे बोला है वैसे तुम ट्राई करो, हमें आंसर नहीं पता है। ए रिएक्ट विद द HCl टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस, मतलब गैस, याद रख लेना। ये कंफ्यूज करने के लिए हुआ है। एफरवेसेंस मतलब क्या, गैस। तो वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, गैस प्रोड्यूस कर रहा है। ये ऐसे ही वर्ड यूज करेंगे, ये क्या है एफरवेसेंस, भाई ये गैस है। ओके, तो एफरवेसेंस मतलब गैस। तो भाई यहाँ पे क्या मिल रहा है, गैस मिल रहा है, कोई भी गैस मिल रहा है, जैसे ऊपर जाने वाला दिखा दो, गैस ऊपर जाता है वैसे। ओके,
द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस द बर्निंग कैंडल। यहाँ पे पर्टिकुलरली पता चल जाना चाहिए ये कौन सा गैस है, CO2 है, क्योंकि CO2 एक्सटिंग्विश करता है, बुझाने के लिए यूज होता है। CO2 एक्सटिंग्विशर, आग लगी हो तो नहीं हम यूज करते। डन। सो ये कौन सा गैस है, और गैस ना लिख के हम क्या लिखेंगे, ये है CO2। Write a balanced chemical equation for the reaction if one of the compound formed is calcium chloride। एक ये कंपाउंड बना और दूसरा सॉल्ट क्या बना, कैल्शियम क्लोराइड। तो CaCl2 प्लस CO2। अब याद करो हमारे पास जितनी भी है, पहली ही रिएक्शन, एक स्टेप बाय स्टेप जाओ, याद ना आए तो डायरेक्ट। पहली एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन गैस, गलत नहीं है। दूसरी एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, देन इट विल गिव सॉल्ट CO2 एंड वाटर। तो भाई CO2 और वाटर नहीं गिवन है, बट सॉल्ट और CO2 मतलब वाटर मान लो भाई नहीं लिखा है तो क्या वाटर गिवन है, तो मतलब वो क्या है, ये ए मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, अब देखो एसिड में से हमेशा नेगेटिव लेना है, तो ये हमारा एसिड है, इसका नेगेटिव, तो ये नेगेटिव से यहाँ चला गया। तो जो ये ए है हमारा, ओके, उसमें से ये Ca लिया हुआ है, तो ये ए जो है हमारा मेटल कार्बोनेट, ओके, वो उस कौन सा मेटल है, कैल्शियम। पता चला कैसे कैल्शियम आया, क्योंकि ये गिवन है, ये नहीं गिवन होता तो तुम बोल ही नहीं सकते कि कौन सा ये होता, ये गिवन है CaCl2 बनता है। अगर वो बोल दे कि भाई MgCl2 बनता है तो फिर यहाँ पे वो चेंज हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे Ca बन रहा है, ओके चलो Ca बन रहा है, Ca का है कोई भी हमारा मेटल कार्बोनेट, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, सो CaCO3 और CaHCO3, दोनों में से कोई भी हो सकता है। डन, क्योंकि वो दोनों की रिएक्शन अगर HCl से करवाओगे तो यही चीज निकलेगी, क्योंकि CO2 कब बनेगा, जब CO3 होगा तब बनेगा। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो फिर वही है आंसर। ओके, लेकिन ऐसे देखो कैसे घुमा फिरा के पूछा है, सीधा सीधा नहीं पूछा कि भाई मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन हो रहा है HCl से। तुम लोग को डिस्टर्ब नहीं हो रहा ना, वो साइड जाना हो तो वो साइड जाओ, चलेगा। मेटल कार्बोनेट का वैसे सीधे सीधा पूछा नहीं है कि मेटल कार्बोनेट प्लस HCl विल गिव CO2 हाइड्रोजन गैस, कौन सा मेटल है बताओ, सिंपली नहीं पूछा है। ओके, ऐसे ही पूछेंगे, वही हमारे कॉन्सेप्ट्स है, लेकिन ऐसे घुमा फिरा के पूछेंगे। और ये तो NCERT के हैं, ऐसा भी नहीं है कि भाई पर्टिकुलर बोर्ड रिलेटेड है कि CBSE का या GSCB का, ऐसा कुछ नहीं है। NCERT में गिवन है, दैट मीन्स कि ऐसे तो सबको ही पूछे जा सकते हैं। ओके, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो हाँ, तो वो बैलेंस केमिकल बोला है तो हम बैलेंस कर देंगे CaCO3 HCl एंड दिस। डन। ओके, CaCl2 CO2 H2। ओके सर, मुझे अभी क्या थॉट आया इसलिए मैं रुक गया, ये दोनों ने टाइमिंग ही नहीं देखा होगा, लेकिन लास्ट सैटरडे भी तो था ना, निर्भय था ना, उसको बोला था ना कि हर सैटरडे जल्दी होता है, वो आया ही था, कल भी बोला था। हाँ ओके चलो, हाँ तो ये हमारा हो गया। चलो ये सब तो हम डिस्कस किया था। हाँ वापस आए हम यहाँ पे। Y2HCl HNO3 etc. show the acidic characteristics in aqueous solution। क्यों शो कर एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स एक्वेस मीडियम में HCl और HNO3 क्यों शो करते हैं? क्योंकि H+ की वजह से। और क्या है? While solution of compounds like alcohol and glucose do not show the acidic characteristics। ये भी हमने देखा था, ग्लूकोज C6H12O6 and acetic acid CH3COOH, वो एक्वेस सॉल्यूशन में या पानी में डालोगे तो उनके प्लस माइनस कैटायन एनायन रिलीज होते नहीं है, वो जैसे है वैसे ही रहते हैं। अंडरस्टूड? इसीलिए दैट्स इट, वही चीज लिखनी है तुम्हें। अंडरस्टूड? कुछ भी नया नहीं है, नया होगा तो हम रुकेंगे उसके ऊपर। Why does an aqueous solution of an acid conduct electricity? अगेन क्या आएगा? H+ आयन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। हमने वो टैप वाटर, रिवर वाटर वो सब देखा था, डीमिनरलाइज्ड वाटर में नहीं होती है, ये सब देखा था हमने।
तो आयंस की वजह से एसिड में किसका होगा कि भाई H प्लस आयन। Why does dry HCl gas not, ये एक्टिविटी में से वापस, dry HCl gas not change the color of the dry litmus paper, क्योंकि ड्राई HCl में H प्लस आयन रिलीज होता नहीं है, लेकिन HCl अगर पानी में हो तो वो H प्लस रिलीज होगा, इसलिए वो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा। तो होगा क्या, हमने एक्टिविटी में देखा था ना कि वो लिटमस पेपर है, उसी को थोड़ा तुम ऐसे पानी वानी छांट दो थोड़ा तो वो वेट हो जाएगा। अब वेट लिटमस पेपर से तुम चेक करोगे तो वो शो करेगा, कलर चेंज शो करेगा। क्यों? क्योंकि ये वेट लिटमस पेपर है, तो ये जो वेट है, वेट क्यों है? पानी की वजह से, मॉइस्चर की वजह से, उसके साथ वो रिएक्ट कर जाएगा। कौन? एसिड, और वहां से जो H प्लस निकलेंगे वो ये लिटमस पेपर का कलर चेंज कर देंगे। वही चीज है, तो वो H प्लस नहीं निकलेगा। So it does not possess acidic and it does not impart any effect during the litmus paper. As a result, it does not change. Okay. While diluting an acid, why it is recommended that the acid should be added to water and not water to the acid? We have discussed already. Okay. How is the concentration of hydronium ion affected when a solution of an acid is diluted? Simple है. एसिड सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया जाए तो हाइड्रोनियम आयन की क्वांटिटी में क्या होगा? इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज होगा, क्योंकि तुम डाइल्यूट कर रहे हो, मतलब पानी ज्यादा डाल रहे हो। पानी ज्यादा डाल रहे हो, जैसे मैंने उस दिन कल ही बताया था, ओके, कि वो कुछ एग्जांपल लिया था ना कि 400 में 50 है और फिर 500 में 50 है, तो वो तो 50 के 50 है, वो चेंज नहीं हुए, बट रिस्पेक्ट में देखा जाए तो यहाँ पे ज्यादा और कम हो गए हैं। अंडरस्टूड? तो ये क्या हो जाएगा, हम डाइल्यूट कर रहे हैं। हाँ, अगर एसिड वाला सॉल्यूशन है ऑलरेडी, उसमें तुम एसिड डाल रहे हो तो H प्लस आयन की क्वांटिटी बढ़ेगी। H प्लस और हाइड्रोनियम H3O प्लस की क्वांटिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। बट अगर पानी डाल रहे हैं तो डाइल्यूट कर रहे हैं, मतलब पानी डाल रहे हैं, तो डिक्रीज होगी। वही चीज है, डिक्रीज। हाउ इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड इफेक्ट व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड? नहीं, फिर से, हाउ इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अफेक्टेड, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन में क्या होगा, क्वांटिटी इंक्रीज डिक्रीज क्या होगी? व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब क्या किया गया है, एक्सेस बेस जो है इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन, डिसॉल्व कर दिया गया है, मतलब जो बेस है उसको क्या कर दिया गया है, डिसॉल्व कर दिया गया है, मतलब पानी, अगेन वही चीज आ गई। तो वही चीज है वापस कि जब डाला जाएगा तो सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, एंड डाइल्यूट किया गया है तो वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। देखो पूछने का तरीका उसके जैसा नहीं है, थोड़ा चेंज किया गया है। क्या बोला गया है? व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड, ऐसा नहीं बोला गया है कि डाइल्यूटेड, डायरेक्ट नहीं बोला गया है, लेकिन ऐसा बोला गया एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड, बेस को डिसॉल्व करना है, तो डिसॉल्व करने के लिए कोई सॉल्वेंट तो चाहिए, तो सॉल्वेंट क्या है? पानी। तो बेस को डिसॉल्व किया गया है तो क्या होगा, नंबर कम। डिसॉल्व मतलब क्या, पानी में ही डिसॉल्व कर सकते हैं, तो मतलब क्वांटिटी क्या होगी उनकी, डिक्रीज। देखो पूछने का तरीका बदल गया है, यहाँ पे सिंपली डायरेक्ट सीधा सीधा पूछ लिया है कि भाई डाइल्यूटेड होगा तो क्या होगा, तो डिक्रीज। लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली नहीं पूछा है, थोड़ा उल्टा करके पूछा है। व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, फिर से मुझे पढ़ लेने दो, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं ना। हाउ इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अफेक्टेड, ये हो गया। चलो, व्हेन एक्सेस बेस, जो एक्सेस बेस है, इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाँ सही है, सही पूछा है, लेकिन समझो कैसे है। जैसे कि ये मेरा सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, ओके। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है। अब थोड़ा एक्सेस में है, बेस क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक्सेस में है, मतलब थोड़ा और है, अनडिसॉल्व्ड है, ये थोड़ा अनडिसॉल्व्ड अंदर है, ओके। तो अब क्या बोला है, एक्सेस बेस, ये एक्सेस बेस है जो डिसॉल्व हुआ नहीं है। तो क्या बोल रहे हैं, व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसमें ये एक्सेस बेस को अभी हमें डिसॉल्व करना पड़ेगा, ओके।
तो एक्सेस बेस को अगर हम डिसॉल्व करेंगे, व्हेन एक्सेस ऑफ वाटर इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। वो तो सही है, बट व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन्होंने क्वेश्चन अलग से पूछा है और आंसर अलग वे में दिया है। व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड, सपोज ये बेस है, ओके, अब ये बेस को हम डिसॉल्व कर रहे हैं इसी के अंदर, नहीं तो गलत दिया है इन्होंने, ओके, क्योंकि ये बेस है, इसको इसी के अंदर तुम सपोज ज्यादा ऐसा समझो कि थोड़ा बहुत स्टर किया और उससे नहीं हुआ, NaOH का सॉल्यूशन बन गया है, साबुन वाला पानी बनाते हैं। चलो, तो तुमने एक साबुन का टुकड़ा लिया, सोप का सब पीस लिया, पानी लिया और उसके अंदर मिक्स कर दिया, तो बहुत ज्यादा तो वो पूरा डिसॉल्व हो गया, लेकिन अभी भी तुमने टुकड़ा लिया हुआ था इतना, लेकिन अभी भी इतना बाकी रह गया है, इसमें से इतना बाकी रह गया है, ओके, तो वो सॉल्यूशन तो बेसिक हो गया है। लेकिन अब क्या कर रहे हो, तुम्हें ये भी अगर अंदर डिसॉल्व करना हो तो तुम और ज्यादा स्टर करोगे। दो मेथड है, और डिसॉल्व करने के लिए दो मेथड है। क्या मेथड है, एक तो और ज्यादा स्टेरिंग करो और दूसरे पानी डालो। दो मेथड है, पानी डालेंगे तो भी अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा। अगर वो सैचुरेटेड हो गया है, यहाँ इतना करने में वो सैचुरेटेड हो गया है, तो कितना भी तुम स्टर करो, कितना भी हिलाओ, ये अंदर डिसॉल्व होने वाला नहीं है, क्योंकि वो सैचुरेटेड, क्लास 9 याद है ना, वो सैचुरेटेड स्टेट पे पहुंच गया है, अब वो डिसॉल्व होगा नहीं। अब डिसॉल्व करने के लिए या तो उसको गर्म करो या तो उसमें पानी डालो, ओके। तो अब उसको हम डिसॉल्व करने के लिए, हाँ, तो इन्होंने यही कंटेक्स्ट लेके आंसर लिखा है कि सपोज सैचुरेटेड हो गया है, इसलिए उन्होंने क्या किया है कि एक्सेस ऑफ वाटर इज एडेड, ऐसा लिखा है एंड देन उन्होंने आंसर दिया है। देखो, क्वेश्चन अगर समझ में ना आए तो भी उन्होंने आंसर वैसे पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है, वैसी टर्मिनोलॉजीज यूज की है कि वो लोग गलत नहीं है, आंसर गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि एक्सेस ऑफ वाटर एडेड करेंगे हम सॉल्यूशन के अंदर तो क्या होगा, क्वांटिटी डिक्रीज ही होगी, एंड मतलब हाइड्रोक्साइड आयन की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। कब, जब पानी ऐड करेंगे तब। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इफ वी आर स्टरिंग, तुम सीधा सीधा भी बोल सकते हो, ओके, जैसे कि ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तुम डिटेल में लिखो ना, कौन सा प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ इतना ही बोला गया है, हमें क्या बोला गया है, व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्सेस बेस को डिसॉल्व करना है। तो तुम जैसे हमने अभी डिस्कस किया, दोनों वे बताओ। वी कैन डिसॉल्व द एक्सेस बेस in a sodium hydroxide solution in two way. First way is to add water. So when, फिर एक पैराग्राफ वाइज ऐसे लिख दो, when we add the water in the NaOH solution, the excess base is dissolved and at that time the hydroxide ion quantity is decreased, क्योंकि पानी ऐड किया है. And second way we can stir it, ओके, स्टरिंग करना पड़ेगा, हिलाना पड़ेगा, उसको शेक करना पड़ेगा. सो वी कैन स्टर कंटिन्यूअसली सो दैट द एक्सेस बेस dissolved in the sodium hydroxide solution. At that time hydroxide ion quantity is increased, क्योंकि हमने नया पानी तो डाला नहीं, जो है उसी में ऐसे 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 करके स्टर कर दिया, तो ये डिसॉल्व हो गया तो ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अंदर हो जाएंगे. समझ में आया? सो हम बोथ वे में आंसर लिखो, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया है एक्सेस बेस को डिसॉल्व किया, बट कैसे एक्सेस बेस को डिसॉल्व किया, कैसे डिसॉल्व किया. हाँ, वो स्टरिंग वाला ऑप्शन नहीं है, और अगर पानी डाल के ही डिसॉल्व किया है, हम तो अभी तक वही देख रहे, तो पानी डाल के डिसॉल्व किया, तो यस, ये आंसर करेक्ट ही है. बट दोनों वे में तुम्हें आंसर लिखना हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. पहला ये लिखो जो जनरली हमने देखा, और चैप्टर में हम जब भी डिसोल्यूशन की बात आती है या डाइल्यूशन की बात आती है, हम पानी ही डालते हैं. ओके, तो पहला ये लिखो, बाकी दूसरा लिखो, लेकिन उसमें पर्टिकुलरली बताना कि व्हेन वी आर नॉट एडिंग द वाटर एंड बाय ओनली स्टरिंग वी डिसॉल्व द एक्सेस बेस इनटू सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, तब क्वांटिटी इंक्रीज होगी. अंडरस्टूड? बी स्पेसिफिक, तो गलत होने के चांसेस नहीं होंगे. ओके, कि जो तुम लिख रहे हो वो क्यों लिख रहे हो, जैसे इन्होंने किया, इन्होंने डायरेक्टली नहीं बोल दिया कि भाई डिक्रीज होगा, उन्होंने पर्टिकुलरली बोला व्हेन एक्सेस ऑफ वाटर इज एडेड. ये एडेड उन्होंने लिखा है, तो पानी डाला है तो ऑब्वियसली फिर कम ही होगा.
तो वो उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा। तो तुम सिर्फ ये आंसर लिखोगे तो भी चलेगा, बट फिर स्पेसिफिकली लिखना कि तुम पानी ऐड कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने नहीं बोला है कि पानी ऐड करो, और डायरेक्टली सीधा वर्ड भी यूज नहीं किया है कि डाइल्यूशन करो। समझ में आ गया? श्योर? हाँ, नेक्स्ट। चलो फिर से कुछ आया है। यू हैव टू सॉल्यूशंस ए एंड बी, द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन ए इज 6, मतलब क्या है वो? एसिड है, यस। एसिड। pH of solution B is 8, which is base. Which solution has more hydrogen ion concentration? A. खत्म। Which of these is acidic and which one is basic? Done? Okay. What effect does the concentration of H plus ions have on the nature of the solution? तो भाई H plus ion nature of the solution, मतलब nature मतलब ये वर्ड याद रखना, नेचर ऑफ द सॉल्यूशन मतलब क्या? एसिड, बेस या न्यूट्रल, उसी को नेचर बोलते हैं। ओके, सो H प्लस आयन की इफेक्ट क्या होगी नेचर ऑफ द सॉल्यूशन में? तो भाई H प्लस आयन ज्यादा होंगे तो एसिडिक, कम होंगे तो बेसिक। ओके, तो वही चीज लिखनी है, सॉल्यूशन हैज हायर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इज एसिडिक इन नेचर, दैट्स इट, वही लिखना है। लोअर कंसंट्रेशन is basic in nature. Do basic solution also have H plus ion? हमने डिस्कस किया था, हाँ होते हैं। If yes, then why are these basic? क्योंकि OH माइनस ज्यादा होते हैं और H प्लस कम होते हैं, इसलिए। Under what soil condition do you think a farmer would treat the soil of his field with quicklime, that is calcium oxide, slaked lime, that is calcium hydroxide, जिसका दूसरा नाम lime water, yes, and the chalk, that is calcium carbonate। याद रख लेना ये सारे नाम। ओके भाई, कौन सी कंडीशन में वो ये सब डालेगा? हमने कल ही देखा था, ये सॉइल वाले क्वेश्चन था उसमें। 6.5 और 7.3 जितनी। हाँ, मतलब एसिडिक होगा तब ये सारी चीजें ऐड करनी है, तो वो न्यूट्रल हो जाएगी, थोड़ी बहुत बेस हो जाएगी। ओके, और अगर बेसिक है, 8 है, 8 उसको तुम्हें 7 के पास लाना है, या 9 है उसको तुम्हें 7.5 जैसा लाना है, तो क्या ऐड करना है? एसिड। लेकिन क्या ऐड करोगे? नहीं, वो थोड़ी, ये तो कब ऐड करेंगे? ये सारी बेसिक चीजें हैं, तो बेसिक चीजें कब ऐड करेंगे? जब सॉइल एसिडिक हो तब ऐड करेंगे। लेकिन अभी pH 8 है या 9 है तो वो बेसिक है, उसको न्यूट्रल के साइड लाना है, तो तुम्हें एसिड ऐड करना पड़ेगा। तो कौन सा, क्या ऐड करोगे? कल देखा था हमने, क्या? कल ध्यान से लेक्चर सुना हो तो याद रह जाएगा, कल देखा था हमने, याद करो। नहीं आ रहा है? जिप्सम ऐड करना पड़ेगा। आया यार? आया या फिर वापस खोलू वो पेज? याद आ गया ना? जिप्सम ऐड करना पड़ेगा, इट वर्क्स एज एसिड। ओके, तो जिप्सम ऐड करेंगे तो वो आएगा थोड़ा न्यूट्रल के पास, बेस से थोड़ा एसिडिक बनेगा। अंडरस्टूड? तो जब एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो तो उसमें बेस लाइक लाइमस्टोन, देन से CaO, CaOH ट्वाइस, CaCO3 कुछ भी ऐड करो, ये सब लाइन है सारे। ओके, कैल्शियम की प्रोडक्ट्स है सारी, वो ऐड करो। और अगर वो बेसिक है बहुत ज्यादा, 8 है pH, उसकी तुम्हें 7 लानी है, क्योंकि हमने देखा था 6.5 से 7.5 वाली रेंज, 7.2 7.5 याद रखो, कोई बात नहीं, 6.5 से 7.5, तो वहां लाना हो तुम्हें, तो भाई 9 हो 8 हो, तो वहां लाने के लिए जिप्सम ऐड करना पड़ेगा। ओके, वही चीज है, न्यूट्रल फार्मर एट बेसिक सब्सटेंस सच एज क्विकलाइम, स्लेट लाइम और चॉक।
in text question, the text question. What is the common name of the compound CaOCl2 bleaching powder? और उसका chemical name? Sodium? Calcium oxychloride. Yes. So name the substances which on treatment. Oh, देखो देखो फिर से. Name the substance which, ऐसा substance जिसकी अगर treatment करे with chlorine yields bleaching powder. Yields मतलब results. Yields का मीनिंग क्या होता है? Results मतलब treatment with chlorine result in bleaching powder. वैसे yields मतलब result. ओके मतलब वो बनेगा ऐसे. क्या? ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसकी क्लोरीन के साथ अगर रिएक्शन करे तो हमें ये मिलेगा? करेक्ट. ये कैसे बनाया था हमने? अंदर से पास किया था क्लोरीन गैस, याद आया? क्लोरीन गैस को पास किया था हमने, तो वही आएगा. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद द क्लोराइन टू फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर. तो कैल्शियम देखो वो जहां जहां हमने गैसेस पास किए हैं वो सारे याद रखो. एक तो वो बेकिंग सोडा में भी हमने एमोनिया और वो पास किया था, याद है ना? कार्बन डाइऑक्साइड और एमोनिया. हाँ, नेम द सॉल्यूशन कंपाउंड व्हिच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग द हार्ड वाटर. ये सॉफ्टनिंग पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं, फिर बीच का एक टाइम पीरियड था जब इसको सॉफ्टनिंग बोला जाता था. सॉफ्टनिंग, ई साइलेंट. ओके, अब वापस वो पीरियड आ गया है हमारे स्कूल टाइम का कि सॉफ्टनिंग बोला जाता है. ओके, जैसे वो वर्ड है ना ऑफन, तो पहले हम ऑफ्टन बोलते थे, उसको बोलते थे टी. फिर हमारे ही टाइम पे वो आया कि भाई टी को साइलेंट रखो. फिर जब भी टी बोलते थे तो हमें पढ़ती थी क्या ग्रामर, मतलब इंग्लिश वाले सर. ओके, बहुत मारते थे हमें. विसल का विसल बोलना है तो अगर किसी ने विस्टल बोला तो पढ़ती थी. अब चेंज हो गया है, अब ऑफ्टन ही बोला जाता है, विस्टल ही बोला जाता है. अब ये हो गया है. तो इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज. क्यों ये हो रहा है? क्योंकि सबका इंग्लिश अलग अलग है. ब्रिटिश इंग्लिश अलग है, यूएसए का इंग्लिश अलग है. हम पहले ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो कर रहे थे, अब उसमें हमने इंडियन भी डाल दिया है, तो हमारा इंग्लिश अब अलग से रिकॉग्नाइज होता है. इंडियन इंग्लिश, हमारा इंग्लिश अलग से अब रिकॉग्नाइज होता है, पहले नहीं होता था. पहले ब्रिटिश इंग्लिश क्योंकि उन लोग ने मतलब सब डाल के गए इंग्लिश यहाँ पर, तो क्या बोला जाता था? ब्रिटिश इंग्लिश. लेकिन अब इंडियन इंग्लिश एक स्पेसिफिक, जहाँ तुम्हें लैंग्वेज सिलेक्ट करनी आए ना, तो पहले सिर्फ दो ही आती थी, ब्रिटिश इंग्लिश एंड यूएसए इंग्लिश, अमेरिकन की. ओके, अब आती है इंडियन इंग्लिश आती है. कई चार या 5 इंग्लिश आती है. ओके, है कॉमन ही, जस्ट प्रोनाउंसिएशन के डिफरेंसेस हैं. हाँ, तो सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर तो हमने देखा ही था. ओके, सोडियम कार्बोनेट. Then what will happen if a solution of sodium hydrogen carbonate is heated? सोडियम कार्बोनेट बनेगा भाई. हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करेंगे तभी तो सोडियम कार्बोनेट बनता था. 100 डिग्री सेल्सियस याद करो. नहीं, इसमें थोड़ी 100 डिग्री था. यहाँ पर तो हम सिर्फ गर्म कर रहे हैं, हीटिंग ही लिखा था. 100 डिग्री तो हम वो जिप्सम वाला, पीओपी वाला. ओके, चलो, गिव द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व. हाँ, तो गर्म कर दो, हीट, दैट्स इट. Then write an equation to show the reaction between plaster of Paris and water. plaster of Paris बन गया है. अब तुम वापस पीओपी के गणेश जी को तुम रिवर में डालोगे तो वो वापस क्या हो जाएगा? जिप्सम हो जाएगा. ओके, तो CaSO4 into half H2O और 1.5 H2O अंदर ऐड हो जाएंगे और बन जाएगा जिप्सम. हार्ड सॉलिड मास, देखो लिखा हुआ है हार्ड सॉलिड मास. ये नुकसानदायक है रिवर के लिए, एक्वेटिक लाइफ के लिए. ओके, इसीलिए ना बोल रहे हैं. अभी से ही नोटिस आ गई है भरूच म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन की कि दशामा गणेश विसर्जन कुछ भी होगा नहीं रिवर में. अभी से नोटिस आ गई है. ओके, कि रिवर में कुछ करना नहीं. लास्ट ईयर 9th वाले नहीं आए थे, 10th वाले आए थे गणेश विसर्जन में. हम शुक्ल तीर्थ गए थे. यहाँ पूरा सब ना 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 बोल रहे थे, सब लोग ना ही बोल रहे थे. तो फिर शुक्ल तीर्थ गए थे सब लोग गणेश विसर्जन करने. वो वीडियो अभी जस्ट ही देखा था मैंने. चलो, हाँ वैसे आरती और उसमें तो सब आए थे. चलो,
हाँ, तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। ओके, ये तो फटाफट हो जाएंगे। टेक्सचुअल क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, ABCD क्लिक करो, ये सब आता ही है तुम्हें, जहाँ ना आए वो पूछ लो। और सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, तो भाई ये तो इट्स pH इज लाइकली टू बी, तो 1 2 3, ये 3 एसिड की है और ये बेस की है, तो वही आंसर होगा। वैसे भी तुक्का मार सकते हो, लेकिन हमें तो पता है कौन सा क्या कलर चेंज हो रहा है। A solution reacts with the crushed egg cell, ये क्वेश्चन आएगा और आएगा, मैंने बताया था। और आगे भी मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, मैंने कल भी बताया था कि मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, वही है ये, एग सेल की बात आएगी। एग सेल मतलब कौन सा कंपोनेंट होता है उसमें? यस करेक्ट, CaCO3। तो CaCO3 होता है टू गिव अ गैस, तो मतलब क्या बोल रहे हैं, सॉल्यूशन, एक चीज रिएक्ट कर रही है क्रस्ट एग सेल, तो CaCO3 के साथ कोई चीज रिएक्ट कर रही है, से A, टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। कौन करता है लाइम वाटर मिल्की? CO2 करता है। ओके, CO2 है तो H2 भी मार देता हूं मैं। और यहाँ पर क्या है, दिस सॉल्यूशन कंटेन्स, भाई यहाँ पर कोई सॉल्ट भी बन रहा होगा। ओके, तो सॉल्यूशन कंटेन्स, तो ये देखो हमारी सेकंड वाली है, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट विल गिव CO2 H2O एंड सॉल्ट। अब कौन सा सॉल्ट है वो हमें पता नहीं है, तो हम ये A का कुछ भी हम अभी नहीं, रुको, क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद द क्रस्ड एग सेल्स, तो ये रहा, to give a gas that turns lime water milky, so that is CO2. This solution contains HCl. इसमें से कौन सा है? देखो वैसे तो पता नहीं चलेगा तुम्हें कि ये क्या है। क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि सॉल्ट नहीं दिया है, तो ये कैसे पता चलेगा? बात सही है, हम जो अब तक पढ़ रहे हैं उसमें तो पता ही नहीं चलेगा। सॉल्ट हो तब सॉल्ट का नेगेटिव उठा के हम ये A बोल देते। सॉल्ट अगर होता कैल्शियम क्लोराइड तो हम बोलते थे HCl। सॉल्ट होता एल्यूमिनियम सल्फेट तो हम बोल देते हैं H2SO4। ओके, क्योंकि एसिड हम वैसे ही डिफाइन करते हैं, बट यहाँ पे दोनों ही नहीं गिवन है, फिर भी पूछा गया है, लेकिन हम आंसर दे सकते हैं। देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही एसिड है, सॉल्ट हो जाए बाकी सारे। समझ में आया? एसिड सिर्फ एक ही है, तुम्हें ये तो पता ही है ना कि एसिड है, कौन सा है वो नहीं पता, ये तो पता ही है एसिड है, तो चारों में सिर्फ एक ही एसिड है। देखो ऐसे कैसे घुमा दिया। ओके, अब सोचते ही रह जाएंगे अब क्या आएगा क्या आएगा, अरे एक बार ऑप्शन भी तो देख लो तो आ जाएगा शायद। ओके, तो क्वेश्चन पे उतना एक बार ऑप्शन के साथ क्वेश्चन पढ़ना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन पढ़ लिया क्या आएगा आंसर, हाँ ये ऑप्शन में है मार दिया। ऑप्शन भी देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ऑप्शन पहले देख लेते हैं स्टूडेंट, वैसी प्रैक्टिस की जाती है, ऑप्शन पहले देखो। अच्छा क्या गिवन है, पढ़ो। ओके लाइक दैट, क्योंकि तुम बहुत डिटेल्ड में सोच रहे हो, इतना डिटेल्ड में सोच रहे हो, ऑप्शन में कुछ है ही नहीं तुमने जो सोचा है वो, तो पहले जहां ध्यान देना है वहां ध्यान दो। ओके चलो, 10 ml of solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of the same solution of NaOH। मतलब एसिड है और बेस है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है। अगर 10 ml NaOH का न्यूट्रलाइजेशन होता है 8 ml HCl से, क्या है 10 ml NaOH, न्यूट्रलाइजेशन मतलब इक्वल लिख देता हूं 8 ml HCl। कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होगा, नहीं तो ये कैसे हो सकता है, ये 10 ml और ये 8 ml कैसे हो सकता है? डन, समझ में आ रहा है? अगर कॉन्सेंट्रेशन भी दोनों का सेम हो, 1 मोलर 1 मोलर, तो फिर नंबर भी सेम निकलेंगे, OH माइनस के और H प्लस के, लेकिन वो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि ये न्यूट्रल कब होंगे, जब इक्वल हो। तो दैट मींस यहाँ पे इक्वल नहीं है, 10 और 8 कहाँ से इक्वल है, दैट मींस के कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस तो होगा। ये तो समझने के लिए, उसका कोई क्वेश्चन के साथ रिलेशन नहीं है। हाँ, क्वेश्चन क्या पूछा है, द अमाउंट ऑफ HCl सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज, क्या पूछा है फिर से, the amount of HCl solution required to neutralize it will be, कौन सा will be, अच्छा 20 ml। if we take 20 ml of same solution of NaOH, मतलब 10 ml के लिए 8 ml रिक्वायर्ड है न्यूट्रलाइज करना, तो अगर मेरे पास 20 ml हो तो कितना करना, कितना होगा, सिंपल मैथ्स जो लगाते हैं वही लगा देना है। 10 ml के लिए इतना, तो 20 के लिए उसका डबल, 20 के लिए 10 का डबल कर रहे हैं तो आंसर के लिए 8 का डबल कर देंगे। हाँ वो भी करो तो भी चलेगा, हाँ वो करना ही है मतलब, बट लॉजिक सिंपली वही लगाना है।
ओके, कि भाई एक कैंडी 20 रुपए की है तो 5 कैंडी कितने की, तो भाई 100 रुपीज की, 25 जा 100 लाइक दैट, वही लगाना है वो। डन, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन्स इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन है? एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटासिड, एंटीसेप्टिक। गलत है, गलत है। क्वेश्चन Which one of the following types of medicine is used for treating acidity? एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए क्या करना पड़ता है? बाकी सब हम बायोलॉजी थोड़ी पढ़ रहे हैं, ओके। तो उसका आंसर है क्या? एंटासिड। एंटासिड आर बेसिक इन नेचर। तो एसिडिटी हो रही है, तीनों खाया, काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड। ओके, डन। तो ये गलत क्वेश्चन ही गलत है। बुक में भी यही लिखा है क्या? नहीं, तो गलत है, गलत है। और अगर एसिड ज्यादा हो तो इंडाइजेशन नहीं है, ऐसा थोड़ी है। नहीं नहीं, एसिडिटी है। क्योंकि एसिड ज्यादा हो तो इंडाइजेशन होता है, ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा नहीं चैप्टर में। ओके, चलो कहाँ गए? हाँ, राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस द इक्वेशन फॉर रिएक्शन टेकिंग प्लेस। ये तो सिंपल है, हो जाएगा। ये तो चैप्टर 1 का है। ओके, वर्डिंग पे से इक्वेशन लिखो और फिर उसको बैलेंस करो, तो सिंपल ही है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 रिएक्ट्स विद जिंक ग्रेन्यूल्स, तो एसिड प्लस मेटल, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, वही बताना है, हाइड्रोजन गैस एंड सॉल्ट्स। देन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl विद द मैग्नीशियम रिबिन, अगेन मैग्नीशियम रिबिन मतलब Mg एंड HCl, तो मेटल प्लस एसिड वही आया है, H2 प्लस सॉल्ट। ओके, सो H2 प्लस सॉल्ट। देन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 विथ एल्यूमिनियम पाउडर, अगेन सेम एल्यूमिनियम एंड तो वही सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। एंड देन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद द आयरन फिलिंग, सेम, सारे ही सेम ही है, एसिड प्लस मेटल, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, सब में सेम ही है। बैलेंस कर देने हैं तो बैलेंस कर देना, वो तो आता ही है। ओके, चैप्टर 1 का। क्या पूछ रहे हैं? कंपाउंड सच एज अल्कोहल्स, यही है। हाँ, ग्लूकोज ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट नॉट आर कैटेगराइज्ड एज एसिड, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। H+ और OH- रिलीज नहीं होते हैं। Why does the distilled water not conduct electricity whereas rain water does? ये again we have discussed। क्या, किसकी वजह से? आयंस। हाँ बोलो। उसमें होते हैं। हाँ, रेन वाटर में आयंस होते हैं। डीमिनरलाइज में तो हम ही बोल रहे हैं ना, डी कर लिया है, निकाल लिया है, तो फिर आयंस नहीं है। और आयंस ही रिक्वायर्ड है टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। आयंस आर रिक्वायर्ड टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी एंड देयरफॉर डन। चलो, हाँ, 5 सॉल्यूशन है ABCD when tested universal indicator showed pH 4, 1, 11, 7 and 9 respectively. Which solution is? बस अब ये तो क्या है अभी? 4। ओके, तो 4 क्या है? एसिड है। तो एसिड के लिए क्या क्या गिवन है? देखो 4 कौन सा गिना जाएगा? न्यूट्रल तो नहीं है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड दो ही ऑप्शन है। तो 1 जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। देखो गलती ना हो जाए, नहीं तो हमें तो लगेगा स्ट्रॉन्ग है, तो भाई हम तो 3 को भी स्ट्रॉन्ग बोलेंगे और 4 को भी स्ट्रॉन्ग बोलेंगे। लेकिन अगेन रिस्पेक्ट में, मैंने बताया था ना कि रिस्पेक्ट में बोला जाता है स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेशन का। तो किसकी रिस्पेक्ट में? तो हमारे पास एसिड में तो 2 ही है, वीकली एसिड एंड स्ट्रॉन्गली एसिड। ओके, 2 ही है। तो भाई यहाँ देख लो कितने एसिड है मेरे पास, 2 है, 1 एंड 4। तो 1 एंड 4 में तो कौन स्ट्रॉन्ग है? 1। तो 1 के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड और 4 के लिए वीकली एसिड। वैसे ही बेसिक, ये तो न्यूट्रल है, खत्म हो गया। बेस के लिए 2 है, अगेन स्ट्रॉन्ग एंड वीक ही होगा। अल्कलाइन, यस, कहाँ गया? हाँ वही। तो भाई कौन सा होगा? 9 वाला वीक, 9 वाला और 11 है। हाँ, तो 9 वाला वीक और 11 वाला स्ट्रॉन्ग। ओके, सर वो 8 क्वेश्चन क्या था वो? हाँ, why do acids do not show the acidic behavior in the
एब्सेंस ऑफ वाटर क्या आएगा? वही HCl गैस वाला, ड्राई HCl गैस था तो एसिडिक नहीं शो कर रहा है। क्यों? आयंस रिलीज नहीं होंगे। वाटर में या एक्वियस सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आकर ही वो H प्लस क्या हुआ? हाँ ठीक है, जाओ। उसी में ही वो H प्लस आयंस और व्हाटएवर मतलब कैटायंस और एनायंस में ब्रेक होंगे, अदरवाइज वो ब्रेक होंगे नहीं। सिंपल। तो वाटर होगा तो ही ब्रेक होंगे, और अगर ब्रेक हुआ तभी तो वो कुछ भी शो करेगा, एसिडिसिटी शो करेगा या फिर करंट को पास होने देगा। हो गया तुम्हारा भी? हाँ, कहाँ गए हम? हाँ, तो समझ में आ गए? हाँ चलो। Equal lengths of magnesium ribbons are taken in test tube A and B. Hydrochloric acid is added to one, and while acetic acid is to second. Amount and concentration taken for both the acids are same. In which test tube will be fizzing? वो ऐसे कोको कोला की बोतल कैसे हिला हिला के घर पे ला रहे और फिर ऐसे खोला ना, तो उसको बोला जाता है फिजिंग। तो फिजिंग ऑकर्स मोर विगरसली एंड वाई। किस में फिजिंग ज्यादा होगा और क्यों? किस में? HCl में। क्यों? स्ट्रॉन्ग एसिड है इसीलिए। करेक्ट, ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड है इसीलिए। बट वीक एसिड हो तो ये बता कौन? CH3COOH। हाँ, ये CH3COOH वीक एसिड है। तो वीक एसिड है तो फिर देखो यहाँ पे लिखा हुआ ही है, मोर विगरस फिजिंग विल ऑकर इन टेस्ट ट्यूब ए। हियर HCl बीइंग स्ट्रॉन्ग एसिड अंडरगोस कंप्लीट आयोनाइजेशन गिविंग मोर H प्लस आयन। क्योंकि वीक एसिड होगा तो जो H2 गैस बनेगा वो बनेगा कब? जब रिलीज होगा तब। ओके, अल्कोहल की बात नहीं है, हाँ एसिटिक एसिड की बात है, एसिड की बात चल रही है। ओके, तो अल्कोहल की बात नहीं कर रहे हैं हम। तो एसिटिक एसिड है तो स्ट्रॉन्ग और वीक हम किस बेस पे बोलते थे? आयंस के बेस पे बोलते थे। ज्यादा H प्लस आयन, तो H प्लस में ज्यादा H प्लस आयन होंगे तो ज्यादा हाइड्रोजन बनेगा, और वो वीक है, वीक ही बोल रहे हैं ना हम CH3COOH को, तो उसमें भी एसिड OH की कंपैरिजन में तो H प्लस आयन ज्यादा होंगे, लेकिन HCl की कंपेयर में कम होंगे, तो मोर फिजिंग वहां पे होगा। फ्रेश मिल्क हैज अ pH ऑफ 6। फ्रेश मिल्क 6 pH होती है, याद रखना। ब्लड की कितनी होती है? 7। हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न्स टू कर्ड? भाई कर्ड बन जाएगा तो pH चेंज हो जाएगी ऑब्वियसली। कर्ड तो एसिडिक होता है, लैक्टिक एसिड होता है। एक्सप्लेन योर आंसर। हाँ, तो लैक्टिक एसिड तो पहले से उसमें भी होता है, किस में? मिल्क में। ओके, रिएक्शन बाद में शुरू हो जाती है जब वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ जाता है, इसीलिए हम उसको पहले तो या तो गर्म कर देते हैं तो अंदर के सारे बैक्टीरिया, और वो जो बैक्टीरिया तो होते ही है। ओके, कोई भी दूध पियो तुम, हम बैक्टीरिया ही पी रहे हैं। ओके, सो उसी से अगर बैक्टीरिया नहीं होगा तो वो कभी कर्ड बनेगा ही नहीं, तो उसको पहले गर्म करते हैं। तो जो हार्मफुल है, जो तुरंत बना देंगे, वो सब मर जाएंगे, गर्म करेंगे इसलिए। अब उसको हम फ्रिज में रखते हैं। लेकिन कर्ड कब बनता है पता है? ओपन रखना पड़ता है, ओपनली एटमॉस्फेयर में। फिर कोई भी एटमॉस्फेयर हो, मॉनसून, समर, विंटर, कुछ भी हो, ओपनली रखना पड़ेगा, गर्म करके नहीं, एज वेल एज फ्रिज में नहीं। ओपनली रखो तो तुम कुछ नहीं करोगे तो भी दूध ऑटोमेटिकली फट जाएगा, और जब फट जाएगा उसी के बाद तो दही बनेगा, नहीं तो दही कैसे बनेगा दूध अगर फटेगा नहीं तो। ओके। तो लैक्टिक एसिड, व्हेन मिल्क चेंज इनटू कर्ड इट प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड इज मोर एसिडिक देन मिल्क। बहुत ज्यादा एसिडिक होता है मिल्क से। Therefore, the value of pH decreases and curd tastes sour. Simple. और मिल्क में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये लो पूछा जाता है। A milkman adds a very small amount of baking soda to fresh milk. जो फ्रेश मिल्क है उसमें थोड़ा बहुत बेकिंग सोडा डाल देते हैं, बेकिंग सोडा खाने वाले। ओके, फॉर्मूला बेकिंग सोडा NaHCO3 नहीं तो बेकिंग पाउडर, हाँ करेक्ट। हाँ, सो
क्या बोल रहे हैं कि थोड़ा डाल देते हैं. Why does he shift the pH of the fresh milk from 6 to slightly alkaline? वो alkaline बना देता है. बेकिंग सोडा डाला तो बेस है ना, तो वो क्या कर देगा, अल्कलाइन बना देगा. क्यों? क्योंकि अगर न्यूट्रल रखा तो वो क्या करेगा, वो अंदर जो लैक्टिक एसिड है ना, वो रिएक्शन करके एसिड बना देगा. एसिड रिएक्शन, एसिडिटी, क्या बोल रहा हूँ, एक मिनट, क्या मैं बोल रहा हूँ कि जो मिल्क है, मिल्क में जो लैक्टिक एसिड होता है, ऑलरेडी हमने देखा फ्रेश मिल्क की पीएच होती है 6, तो 6 पीएच है, उसके अंदर लैक्टिक एसिड है, वो रिएक्ट करेगा और दूध फट जाएगा. वो फटने के बाद वो कर्ड बनता है. ओके, बट दूध फट ना जाए, जो तुम्हें दूध बेचेंगे वो क्या सोचेंगे, दूध तुम्हारा फटना नहीं चाहिए, नहीं तो पैसे मांगने वापस आएंगे. ओके, तो वो जानबूझ के बेस डाल देते हैं. सो अभी जैसे हमने बोला फ्रेश मिल्क की पीएच होती है 6, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी डाला हुआ है तो वो पीएच हो गई है 6 से बढ़कर से 7.5 और 8 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बट 7.5 7.8 जैसा डाल दिया, ऐसा मतलब कर दी पीएच. अब वो जो रिएक्शन 6 पीएच वाला मिल्क जो रिएक्शन कर रहा था, केमिकल एक्टिविटीज कर रहा था, उतनी ये न्यूट्रल वाला नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो एसिडिक मिल्क था, ये एसिडिक मिल्क नहीं है, इसलिए. ओके, सो वो अल्कलाइन बना देता है. व्हाई डज दिस मिल्क टेस्ट अ लॉन्ग टाइम? तो वही चीज, उसी के लिए वो अल्कलाइन बन गया, इसलिए वो कर्ड बनने के लिए, दूध फटने के लिए ज्यादा टाइम लेगा, और वो वही चाहता है. कौन? मिल्क वेंडर. When a very small amount of baking soda is added to fresh milk, then the pH value of the milk increases beyond 6. Since baking soda possesses basic characteristics and alkaline medium does not allow milk to turn sour quickly. Alkaline medium होगा तो वो जल्दी sour नहीं होगा. And milk turn basic by adding a small quantity of baking soda in it, and lactic acid of milk is न्यूट्रलाइज्ड. वो 6 में भी होता है लैक्टिक एसिड, लेकिन बेकिंग सोडा डाला तो क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया है. देयरफॉर द मिल्क टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू सेट एज अ कर्ड. प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर. एक्सप्लेन व्हाई. क्यों? क्योंकि वापस जिप्सम बना देगा, इसलिए वही लिखना है. व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? एसिड प्लस बेस जब मिलते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है, वो तो हमें पता है, इसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं. ओके, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस मिक्स, सेम कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस मिक्स अप, दैट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. मतलब कि स्टार्टिंग में तुम्हारे पास से बेस है 10 पीएच वाला बेस है, अब तुम उसके अंदर धीरे धीरे HCl ऐड कर रहे हो, 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप, 4 ड्रॉप, तो बेस तो ऑलरेडी है, अब एसिड ऐड कर रहे हो, तो जितना बेस का कॉन्सेंट्रेशन है उतने कॉन्सेंट्रेशन जब हो जाएगी जो तुम एसिड डाल रहे हो उसकी, तब जाके उसकी पीएच क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी. दैट्स इट, वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है. एंड गिव 2 एग्जांपल्स, तो कोई भी 2 एग्जांपल्स तुम दे सकते हैं. ओके, ऑलरेडी हमने डिस्कस किए थे. देन गिव 2 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा. तो वॉशिंग सोडा इज यूज्ड, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है, नया इसमें कुछ भी नहीं है. बेकिंग सोडा, यस, नया कुछ नहीं. ओके, तो इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है. ओके, तो हमने इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखे, जो हमने कल क्वेश्चन देखे थे उसकी कंपेयर में तो ये आज के बहुत इजी लगे होंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत कुछ डिस्कस किया है. ये पीएच वाला थोड़ा बहुत ध्यान रखना. कौन सा? ये मिल्क वाइंडर वाला जो पूछा गया था, इजी ही है, बट कंटेक्स्ट, फिर वो पूछने का मेथड कई कई जगह पे चेंज हो जाता है. वो एफर्वेसेंस आ गया था, तो वो क्या है, वो गैस है. ओके, तो पूछने का तरीका चेंज होगा, कंसेप्ट वैसे के वैसे ही. ओके, एंड कल बताया था वो सॉइल वाला भी याद रखना, क्या ऐड किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एसिडिक सॉइल होगी तो क्या ऐड करना है, बेसिक सॉइल होगी तो क्या ऐड करना है, और सॉइल की पीएच कितनी होनी चाहिए, तो 6.5 से 7.2 7.5 तक की होनी चाहिए. अंडरस्टूड? ओके, जिप्सम ऐड करना और किसमें, सॉइल कब? वही. हाँ, जब एसिड ज्यादा, एसिडिक है सॉइल, मतलब तुमने चेक किया और आया 6 पीएच आई, तो अब तुम्हें बेस ऐड करना पड़ेगा. तो बेस मतलब क्या, ये सब CaCO3 ऐड करो,
CaO ऐड करो, CaOH ट्वाइस ऐड करो, ये सब ऐड करोगे तो एसिड का क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, तो वो न्यूट्रल हो गया। और अगर बेसिक है, सॉइल बेसिक है, मतलब तुमने चेक किया और पीएच आ गई 8, तो अब तुम्हें उसको एसिड डालना पड़ेगा, तो एसिड के तौर पे हम क्या डालते हैं, जिप्सम ऐड करते हैं, विच वर्क्स एज एसिड। वो एसिड नहीं है, ओके, बट विच वर्क्स एज एसिड, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो क्या ऐड करना है, जिप्सम ऐड करना है। अंडरस्टूड। एक एक चीज याद रखना अच्छे से, जो भी हमने डिस्कस किया है, ओके। सो विद दिस, हाँ, पीएच इन एवरीडे लाइफ में जो क्वेश्चन पूछा जाए, वैसे आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव, यस, वो भी पीएच सेंसिटिव होते हैं, ओके, वही चीज़ है। और हमें ध्यान रखना पड़ेगा, अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया तो प्लांट मर जाएंगे, ओके। एनिमल्स के साथ भी वैसा ही है, एनिमल्स का तो हमारे जैसा ही है। व्हाट इज़ द पीएच ऑफ द सॉइल, ये हमने देख लिया। पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारी बॉडी में जनरली जो पीएच होती है वो एसिडिक होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में डिफरेंट जूसेस रिलीज होते हैं जिसका नेचर होता है एसिडिक, ओके। पीएच चेंजेस एज द कॉज ऑफ टूथ डीके, हाँ, तो जब बहुत ही ज्यादा एसिडिक, ये पढ़ लेना, टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। दांत सड़ना कब स्टार्ट हो जाता है, जब मुंह में तुम्हारी पीएच 5.5 5.5 से कम हो जाए, मतलब बहुत ज्यादा एसिडिक हो। सलाइवा कल हमने देखा था, ओके, खाने से पहले सलाइवा की पीएच बेसिक थी और खाने के बाद एसिडिक थी, याद आया, ओके। तो बहुत ज्यादा अगर एसिडिक हो जाए तो दांत सड़ जाएंगे, तो बहुत ज्यादा एसिडिक खाना भी नहीं खाना है। टूथ इनेमल मेड अप ऑफ कैल्शियम hydroxyapatite, okay, a crystalline form of calcium phosphate, is the hardest substance in the body. It does not dissolve in water, but it corroded when the pH in the mouth is below 5.5. And bacteria present in the mouth produce acids by degradation of sugar and food particles remaining in the mouth after eating. The best way to prevent this is to clean mouth after eating the food. Using toothpaste which are generally basic for cleaning the teeth, basic ही होने चाहिए, neutralize the excess acid and prevent the tooth decay। पूरा का पूरा जो हमारा पैराग्राफ है इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा एज अ 2 मार्क्स में भी कि लेस पीएच causes tooth decay, explain, describe, ओके। तो उसके लिए पूरा पैराग्राफ लिखना है। डाइजेस्टिव सिस्टम, सॉइल वाला जैसा हमने डिस्कस किया वैसा पूछा जा सकता है। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वेलफेयर, हैव यू एवर बीन स्टंग बाय हनी बी, बी स्टिंग लीव्स, हाँ, तो ये इंफॉर्मेशन के लिए है। जैसे हमने वो नेटल स्टिंग की बात की थी, एंट स्टिंग की बात की थी, तो ये सेल्फ डिफेंस में है, मतलब कि वो लोग डिफेंस के तौर पे, मतलब तुम वो नहीं, नेटल स्टिंग्स, वो झाड़ियाँ, तो उससे वो क्यों भाई हमें जानबूझ के ऐसा, ये चींटी भी हमें जब काटेगी तभी मिथेनोइक एसिड अंदर जाएगा, अदरवाइज हमारी बॉडी पे है तो ऐसा नहीं कि मिथेनोइक एसिड चला गया अंदर, ओके। तो वो प्रिवेंट में वो जो पॉइजन है वो हमारे, पॉइजन इन द सेंस जो एसिड है वो हमारे बॉडी में डालते हैं। Have you ever been stung by honeybee? Bee stings leaves an acid which causes pain and irritation. Use of mild base like baking soda on the stung area gives relief. Stinging hair of nettle leaves आया ना, inject methanoic acid causing burning pain। हाँ, तो तुम्हें ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि तुम्हें अगर बी जो मधुमक्खी है वो काटे, या फिर नेटल स्टिंग हो, या फिर एंट स्टिंग हो, तो वहाँ पे कौन सी इफेक्ट और से क्या करना, ये रहा तुम्हें नेटल, ये ऐसे पत्तियाँ होती हैं, ओके। सो क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्या करना चाहिए, तो क्या लिखोगे, ऐसा क्वेश्चन आया है एक बार, ओके, ऐसा क्वेश्चन आया है एग्जाम में कि यही सेम कि भाई तुम्हें कोई चीज़ काटी, मधुमक्खी काटी, चलो, तो अब जहाँ काटी है वहाँ पे पेन हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, तुम क्या करोगे? तो आंसर क्या लिखना है? नहीं, हाँ, हम तो ऐसे चाकू घिसने लगते हैं ओके, हाँ, वो उससे भी होगा, बट वो घिसने से क्या होगा, उसका जो अंदर पार्ट चला गया है ना उसके, ओके, वो जैसे उसका जो कांटा बोलते हैं हम, जैसे कांटा अंदर चला गया हो तो कैसे हम निकालते हैं,
सुई से अगर चला जाए तो वैसे वो निकल जाता है और थोड़ा इरिटेशन होता है, उसमें रिलीफ मिलती है, बट वो तो है ही। लेकिन ज़्यादा रिलीफ कब मिलेगी पता है? एसिड गया है अंदर, तो तुरंत ही अगर तुम बेज लगा दो तो तुम्हें रिलीफ मिल जाएगी। तो इनो खाना नहीं है, इनो लेके लगा देना है। इनो लेके सपोज तुम बेस, कोई भी बेस लेके, साबुन, सोप, ड्राई, हाँ नॉट वेट, ऐसे सोप लेके ऐसे ऐसे घिस दिया जहाँ काटा तो अच्छा हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा इन द सेंस एसिड तो गया बॉडी में, वो तो खत्म, तुम्हारा इरिटेशन और जो पेन हो रहा है वो अच्छा हो जाएगा। समझ में आया? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। सो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और कुछ मुझे देख लेने दो। केमिकल्स फॉर कॉमन सॉल्ट्स, ये तो हमने पूरा देखा। हाँ, हाँ बस तो यही चीज़ है, हमने सब डिस्कस कर लिया है। सॉल्ट्स वाले जो लास्ट में है वो सब भी अच्छे से याद रखना। बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा में कंफ्यूजन ना हो जाए। ओके, वॉशिंग सोडा मतलब क्या? हाँ, तो Na2CO मतलब NH2 तो लिखना ही है, बट सोडियम कार्बोनेट जो है वो वॉशिंग सोडा है, और सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो बेकिंग सोडा है। हाइड्रोजन के साथ खाना है, ऐसा याद रखो। बेकिंग सोडा जो हम खाते हैं वो हाइड्रोजन के साथ खाना है, मतलब उसमें H आएगा, उसमें H नहीं आएगा। पहले खा लेना है फिर धो देना है तो पहले बेकिंग सोडा आएगा, फिर उसको वो बन गया, उसको गर्म करोगे तो वो वापस बन जाएगा क्या? वॉशिंग सोडा, Na2CO। तो छोटी छोटी चीज़ें जहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या था यार, ये था या ये था, वो सब ध्यान रख देना। अंडरस्टूड? ओके, तो हमारा चैप्टर इसी के साथ कंप्लीट होता है, चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। एक बार जो हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी, हमने क्वेश्चन आंसर के तौर पे भी बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है, फिर भी जस्ट गिव one time reading of the chapter from the NCERT, then you go for say in-text question, exercise के questions or other questions, previous year questions, okay, but one time you go from the NCERT, okay, that's it, okay.